हेलो एवरीवन। तो आज शुरू करने वाले हैं हम एनसीईआरटी का इकाई 6। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे इस नई जर्नी के लिए। यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्रकाश के बारे में। तो इस इकाई का जो नाम है, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये फिजिक्स का एक अलग ब्रांच है जिसको हम कहते हैं प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में हम अध्ययन करते हैं प्रकाश का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रकाशिकी में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ आप आती है कि प्रकाश क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में सुन रखा होगा कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। वो जो परिभाषा आप बोलते थे, प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिससे कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वही है ना। लेकिन आप 12th लेवल की अगर बात करेंगे तो 12th लेवल में आपने प्रकाश के बारे में ये पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बहुत सारे प्रकार आपने देखे हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव तरंगें, बहुत सारी इस तरह की तरंगें होती हैं। उनमें से एक होता है दृश्य प्रकाश, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। उस प्रकाश को हम कह रहे हैं यहाँ पर दृश्य प्रकाश। और उसी प्रकाश की प्रॉपर्टीज़, उसके जो गुण हैं, उसका जो व्यवहार है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकाशिकी मतलब प्रकाश का अध्ययन करना है हमें। और प्रकाश क्या होता है? दृश्य प्रकाश होता है ये। और ये जो दृश्य प्रकाश होता है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अगर यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के सभी गुण मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर हम वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं परावर्तन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपवर्तन के बारे में। और परावर्तन भी जो होगा, तो परावर्तन भी विभिन्न प्रकार के दर्पणों से होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा प्रकाशिकी। अब जो प्रकाशिकी है वह भी दो प्रकार की होती है। एक होती है किरण प्रकाशिकी और एक होती है हमारे पास में तरंग प्रकाशिकी। तो जो प्रकाशिकी है इसकी दो प्रकार हैं। एक है हमारे सामने किरण प्रकाशिकी और दूसरा जो प्रकार है वह है तरंग प्रकाशिकी। तो जो किरण प्रकाशिकी है उस पर हम सबसे पहले आते हैं। किरण प्रकाशिकी में हम बात करेंगे परावर्तन अपवर्तन के बारे में, विभिन्न प्रकार के दर्पण से होने वाले परावर्तन के बारे में। फिर हम आएंगे अपवर्तन के बारे में। तरंग प्रकाशिकी जो है ये आपका अध्याय 10 होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में बात करते हैं किरण प्रकाशिकी की। अब यहाँ पर देखेंगे किरण प्रकाशिकी क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि हमें एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेनी है कि जो प्रकाश होता है वह हमेशा एक सरल रेखा में गति करता है। जो प्रकाश का गमन होता है, जो प्रकाश का जो रास्ता होता है, वह हमेशा सरल रेखा में होता है। ये हमको एक चीज़ याद रखनी है कि प्रकाश हमेशा इस तरीके से ऐसे मूव करता है, इस तरह से गमन करता है, एक सीधी रेखा में। दूसरा, ये जो रास्ता बनाते हैं हम, जब प्रकाश इस तरह से अगर गति कर रहा है तो ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन को हम कहते हैं किरण। तो जब भी हम प्रकाश को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जब उसका रास्ता बनाएंगे, तो हम इस तरह से किरण के माध्यम से उसको बताएंगे। और जो एरो होगा किरण का, वो आपको बताएगा कि प्रकाश इस दिशा में चल रहा है। यहाँ पर आगे अगर हम बात करते हैं, इस तरह से बहुत सारी अगर किरणें एक साथ होती हैं तो इसको हम बोलते हैं बिंब, है ना, कि जो बहुत सारी किरणों का कॉम्बिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब हम आगे की हम बात करें अगर, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन पे अगर आप आते हैं तो ज़्यादा हम इसमें समय नहीं लगाएंगे। परावर्तन आपको पता है कि जब भी कोई प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है ना, तो उस चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है
लौट जाता है तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन से संबंधित कुछ टर्म्स हमको देखने हैं, जैसे कि कोई भी चमकदार सतह है, चमकदार सतह हो सकती है, कोई भी दर्पण हो सकता है। तो जनरली दर्पण हम लेते हैं, तो दर्पण में क्या होता है, एक कोई प्रकाश किरण इस तरह से आई, इससे टकराई, टकरा करके इस तरह से लौट गई। तो यहाँ पर हमको कुछ टर्म्स क्लियर करने हैं। ये आने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, जाने वाली प्रकाश किरण को हम परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं, परावर्तित किरण हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण। यहाँ पर जिस बिंदु पर ये आकर के गिरती है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये जो लाइन है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब। ये सारी चीजें बेसिक चीजें परावर्तन के बारे में आपने सुनी है, पढ़ी है। यहाँ पर ये जो कोण है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के इस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। अब ये हमको सारी चीजें यहाँ पर कुछ टर्म्स थे जो हमने क्लियर किए। आगे हमको पढ़ना है परावर्तन के नियम। तो जो परावर्तन के नियम हैं वो क्या होते हैं। पहला नियम, तो पहले नियम की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये हमेशा हमेशा के लिए होता है, ये हर जगह ये लागू होगा। ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा नियम सिंपल है, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट पर डिस्कस करें तो जैसे कि सपोज आपके सामने ये तल है, ये कोई दर्पण है, और इस दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, इस तरह से आपतित हो रही है, और यहीं से इस तरह से परावर्तित हो रही है, और बीच में ये आपने देखा ये क्या है, अभिलंब है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेन है, ये वाला जो तल है, इस तल में ये तीनों स्थित होते हैं। मतलब कि दर्पण जो होता है, दर्पण के लंबवत जो तल है, उस तल में ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हमारे पास में परावर्तन का दूसरा नियम है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगले टॉपिक पे अगर हम चलते हैं, परावर्तन के बारे में इतना सिंपल सा जो इसके नियम थे वो हमने देख लिए, और परावर्तन क्या होता है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम परावर्तन के प्रकार की बात करें तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला, परावर्तन के जो प्रकार हैं वह दो हैं। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा प्रकार है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को हम विसरित परावर्तन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है ना, क्या अंतर है दोनों में। तो जो नियमित परावर्तन है, इसमें अगर आप देखेंगे कि जो भी प्रकाश किरणें आ रही है, अगर आने वाली प्रकाश किरणें, जिन्हें हम आपतित किरण कहते हैं, आने वाली प्रकाश किरणें अगर आपस में समांतर हैं, तो जब टकरा करके प्रकाश किरणें वापस लौटेंगी, तो ये टकरा करके वापस लौटने वाली जो किरणें हैं, जिन्हें हम परावर्तित किरणें कहते हैं, वह भी समांतर होगी। तो नियमित परावर्तन में हमें याद रखना है कि यदि आने वाली प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, तो परावर्तित प्रकाश किरणें भी आपस में समांतर होंगी। लेकिन अगर हम अनियमित परावर्तन की बात करें तो अनियमित परावर्तन जो होता है ये जनरली कुछ खुरदुरे तल से होता है। अगर कोई तल है जो कि खुरदुरा है, जैसे कि किसी दीवार से टकरा करके प्रकाश परावर्तित हो रहा है, लकड़ी से टकरा करके, या किसी भी स्थान के खुरदुरे सतह से अगर प्रकाश टकरा के परावर्तित होता है, तो देखेंगे आप कि ये आने वाली प्रकाश किरणें तो आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन जब ये टकरा करके वापस जाएंगी, तो सपोज ये ऐसे जा रही है और ये टकरा कर ऐसे जा रही है,
तो यहाँ पर ये जो वापस जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, परावर्तित किरणें, ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो ये वाला जो परावर्तन होता है इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगली अगर हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे अब, है ना, कि जो विभिन्न प्रकार के दर्पण होते हैं उन दर्पणों में परावर्तन किस प्रकार से होता है। क्योंकि जनरली जो परावर्तन हम देखते हैं वह हम देखते हैं किससे, दर्पणों से। तो दर्पणों से परावर्तन देखने के लिए पहले तो हम देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण एक तरह से एक ऐसी युक्ति है जिससे कि हम मानते हैं संपूर्ण प्रकाश जो उस पर आता है, जो आकर के इस दर्पण पर टकराता है, तो उससे संपूर्ण प्रकाश जो है परावर्तित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं दर्पण। ठीक है। अब जो दर्पण है, दर्पण मतलब क्या है, एक तरह से चमकदार सतह है। दर्पण बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, जो भी एक सिंपल सा सामान्य कांच होता है ना। जनरली हम कांच और दर्पण में एक ही बात बोल देते हैं कि कांच एक दर्पण होता है, लेकिन जो कांच है वो सिंपल कांच होता है जिसमें कि आप आर पार देख सकते हैं। लेकिन जो दर्पण होता है उसमें आप दूसरी तरफ नहीं देख पाते। और दर्पण कैसे कब बनता है, जब आप इस कांच के किसी एक साइड पर आप क्या कर देते हैं, सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं, चांदी का आप क्या कर देते हैं, कोटिंग, है ना, एक परत चढ़ा दी जाती है चांदी की और उस पर फिर कलर कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं कलई करना, है ना। तो ये कलई कर दी जाती है ना। तो ये फिर क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब जो दर्पण के प्रकार की अगर हम बात करें तो दर्पण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा समतल दर्पण। दूसरा दर्पण जो होता है हमारे पास वो होता है गोलीय दर्पण। और तीसरा जो प्रकार है बच्चों वो है हमारे सामने परवलयाकार दर्पण। अब जो आपका समतल दर्पण होता है इसमें जो लाइट आती है, जो किरण आती है, वो टकरा करके जब वापस जाती है तो वो टकराती जिस सतह पर है उस सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह या परावर्तक तल। तो जो परावर्तक सतह होती है समतल दर्पण में वो प्लेन होती है। अगर परावर्तक सतह जिससे टकराकर लाइट परावर्तित हो रही है अगर वो सतह समतल है तो उसे हम बोलेंगे समतल दर्पण। लेकिन अगर तल ऐसा हुआ कि गोले के आकार का अगर होता है प्रकाश और उसमें अगर कोई प्रकाश किरणें आती हैं और टकरा करके जाती है इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि जो परावर्तक पृष्ठ है, तल है, वह कैसा है, गोलाकार। तो इसे हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। परवलयाकार में क्या होता है, जो परवलय के आकार का होता है, परवलयाकार होता है, हम लोग इसको परवलयाकार दर्पण कहते हैं। इसमें जो प्रकाश किरणें आएंगी वो इस प्रकार से परावर्तित होंगी। तो जो परावर्तक पृष्ठ होगा इसका परवलयाकार होता है। अब इन तीनों प्रकार के दर्पण हमने यहाँ पर डिस्कस किए। सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बन करके दिखाई देगा, या समतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करते हैं। तो समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसे बनता है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में एक चीज जान लेनी हमें यहाँ पर, हम क्योंकि प्रतिबिंब देखना शुरू कर रहे हैं। प्रतिबिंब क्या होता है, जो हम दर्पण में जब भी किसी वस्तु का चित्र देखते हैं, जैसे आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो वहां पर आप अपना फेस देख सकते हैं, है ना, दिखाई देता है। उसी प्रकार कोई वस्तु रखी है तो वो वस्तु दिखाई देगी, तो उसका जो चित्र बनेगा दर्पण के अंदर दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, या आप इसको बोलते हैं इमेज। तो जो इमेज बनती है वो प्रतिबिंब हम उसको कहते हैं। अब यहाँ ये जो प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है,
किसी भी दर्पण में, भले ही वो समतल दर्पण की बात हो रही हो या गोलीय दर्पण की बात हो रही हो या परवलयाकार दर्पण की बात हो रही हो, किसी भी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को बनाने के लिए आपको दो किरणों की आवश्यकता होती है। दो किरणों की आवश्यकता होती है। अब दो किरणों की आवश्यकता क्यों होती है और कहाँ, कौन सी दो किरणों की आवश्यकता होती है, देखिएगा। तो दो किरणों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि दो प्रकाश किरणें, जिन दो के प्रकाश किरणों को आप ले रहे हैं वह दोनों प्रकाश किरणें कहाँ पर मिल रही हैं। या तो वो मिल रही होंगी या मिलती हुई दिख रही होंगी, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो प्रकाश किरणों की हम बात कर रहे हैं, दो किरणों की, ये दो किरणें कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं परावर्तित किरणें। तो आपको क्या करना होता है कि किन्हीं भी दो परावर्तित किरणों को आपको लेना है और उन दो परावर्तित किरणों को देखना है कि वह कहाँ मिल रही हैं। जिस बिंदु पर वो मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं वहाँ पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद जो प्रतिबिंब होता है उसके भी प्रकार होते हैं। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा प्रकार होता है आभासी जिसको कहा जाता है वर्चुअल प्रतिबिंब। अब ये जो दो प्रतिबिंब हैं वास्तविक और आभासी, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो अगर आप देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हम उस प्रतिबिंब को कहते हैं जो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, उल्टा। तो हमेशा ये जो प्रतिबिंब होता है ये उल्टा दिखाई देता है। इसका जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। जैसे अगर वस्तु ऐसे रखी हुई है तो इसकी जो इमेज जो आपको है ना दर्पण में दिखाई देगी वो इस प्रकार दिखाई देगी, उल्टी। तो उल्टा प्रतिबिंब होता है। साथ ही में ये जो प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलें, इनके साथ साथ आप एक पेन कॉपी अपनी लेकर चलें और उस पेन कॉपी से आप जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इन चीज़ों को नोट कर लें ताकि आप जब भी रिवाइज करेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। या आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता था, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। हमेशा आप देखेंगे कि जो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और साथ ही में इसे हम पर्दे पर नहीं ला सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये है ना, नहीं होता, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ बन रहा होता है, दर्पण के अंदर, ये दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे का मतलब वही है, दर्पण के अंदर साइड पर ही बन रहा होता है। वहां जाकर हम कोई स्क्रीन या कोई पर्दा तो रख नहीं सकते, तो इसलिए ये आभासी होता है, सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन इसको आप किसी है ना पर्दे पर, स्क्रीन पर आपको ये प्राप्त नहीं होता है। तो ये हमारे पास में है ना प्रतिबिंब के प्रकार हैं। अब यहाँ पर प्रतिबिंब हम देखने वाले थे यहाँ पर समतल दर्पण से, तो लेकिन प्रतिबिंब की जब बात आई तो मैंने आपको प्रकार बता दिए हैं यहाँ पर, और प्रतिबिंब बनता कैसे है, दो प्रकाश किरणों की आपको आवश्यकता होती है। अभी आपको समझ में आएगा। इस तरीके से कोई दर्पण है और वो दर्पण किस तरह का है, समतल दर्पण है ना, प्लेन मिरर है ये। और इस समतल दर्पण के सामने यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर एक कोई वस्तु रख दी है, उस वस्तु का नाम है AB। जो भी वस्तु है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो इस दर्पण के सामने रखा हुआ है। जब आप देखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा है ना, दर्पण के अंदर कोई चीज दिखाई देती है तो कैसे बनता है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ से अगर मैं कोई प्रकाश किरण आपतित करता हूँ इस तरीके से, तो इसको समझने के लिए आप देखो एक प्रकाश किरण मैंने ऐसे आपतित की और एक प्रकाश किरण सपोज मैंने इस पर आपतित की इस प्रकार से, और ये जो प्रकाश किरण है, तो अब आपको ये पता है कि जब भी कोई आपके सामने समतल दर्पण होता है
कोई प्रकाश किरण अगर आपतित होती है तो वह किस दिशा में जाएगी उसके लिए आपको एक है ना अभिलंब ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक अभिलंब खींचा, यहाँ पर कोण अभी हम देख चुके हैं आपतन कोण होता है, और ये जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये प्रकाश किरण लौट जाती है। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण आपतित है, यहाँ पर एक छोटा सा अगर मैं अभिलंब बनाता हूँ तो ये जितना कोण होगा उतना ही कोण बनाते हुए ये प्रकाश किरण जो है इस दिशा में लौट जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है, एक आपतित प्रकाश किरण आई जो कि टकरा करके इस दिशा में लौट गई। लेकिन इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि यदि प्रकाश किरण है ना जो दर्पण है उस दर्पण के लंबवत आती है, मतलब कि ये जो लाइन है इस लाइन को हम अभिलंब कहते हैं, और प्रकाश किरण अगर इसी ही दिशा में आती है, इसी दिशा में, तो एक चीज समझो आप कि जब एक प्रकाश किरण इस अभिलंब की दिशा में आती है तो अभिलंब के साथ उसका जो कोण बनता है वह कोण कितना होगा, आपतन कोण जो होगा वह 0 होगा। तो यहाँ पर जब ये प्रकाश किरण इस तरह से आती है आकर के इस अभिलंब की दिशा में आकर के यहाँ पर टकराएगी तो आई का जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और परावर्तन के नियम के अनुसार आई अगर 0 है तो आर भी तो 0 होगा, आई अगर 0 है तो आर भी 0 होगा। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण जब इस तरह से आती है आर 0 कैसे होगा कि जिस दिशा में ये आई है उसी दिशा में ये वापस लौट जाएगी, तो इसके आने की दिशा और जाने की दिशा सेम होगी, मतलब प्रकाश किरण आई आकर के टकराई, टकरा के वापस आ गई, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत मतलब कि अभिलंब की दिशा में आती है तो वह टकरा करके वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो यहाँ पर देखें कि अगर मैं एक प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित करवा रहा हूँ जो कि अभिलंब की दिशा में है तो वापस ये तो इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, और वो 2 प्रकाश किरणें कौन कौन सी होती हैं, तो दोनों प्रकाश किरणें आपको लेनी है परावर्तित प्रकाश किरणें, और वो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें जहाँ मिलती हैं जिस बिंदु पर वहाँ पर आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो प्रकाश किरण है ये तो आपतित है आने वाली और टकरा करके वापस जा रही है, तो एक तो ये प्रकाश किरण परावर्तित है, परावर्तित, और एक प्रकाश किरण दूसरी जो एक और परावर्तित किरण है वो कौन सी है, तो ये देखिए ये आने वाली प्रकाश किरण है, फिर यही इसी दिशा में लौट जाएगी तो ये वापस चली गई, तो ये भी आपकी एक परावर्तित प्रकाश किरण है। अब इस परावर्तित प्रकाश किरण को देखोगे अगर आप तो ये यहाँ चली गई है, ये यहाँ चली गई है, दोनों कहीं भी यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, कितना भी आप आगे बढ़ाएंगे ये नहीं मिलेगी। इसको अगर आपको मिलाना है तो आप इसको पीछे साइड बढ़ाओ, इस लाइन को, इस वाली किरण को पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये आपको यहाँ पर कहीं पर मिलेगी। तो ये जो दर्पण के अंदर साइड पे हमने इसको मिलाया है लेकिन ये वास्तविकता में मिल नहीं रही है, केवल ये आपको, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, सपोज आप यहाँ पर आपकी आंखों की जो पोजीशन है वो सपोज यहाँ पर है और इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये लगेगा, आपको ये फील होगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं, मिलती हुई दिखाई देंगी लेकिन ये मिलती नहीं है। तो इस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। इसी प्रकार ये जो पूरी वस्तु है इस पूरी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, है ना। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार का होगा। अगर वस्तु ए बी है तो इसके प्रतिबिंब को हम बोल सकते हैं ए डैश बी डैश। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है आप देख सकते हैं कि ये वस्तु जैसी रखी थी वैसा ही प्रतिबिंब है, मतलब कि सीधा प्रतिबिंब है। इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब है मतलब कि ये आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा मतलब कि दर्पण के अंदर बन रहा है लेकिन आप इसे पर्दे पर नहीं ला सकते। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आभासी क्यों है, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका ये आभासी प्रतिबिंब है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं जहाँ पर मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये मिल नहीं रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रतिबिंब की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो इस प्रतिबिंब की जो विशेषताएं होंगी वो क्या होंगी, है ना। तो आपको याद रखना है कि जब भी
कोई प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है तो पहली चीज जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो पहली जो विशेषता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है। पहली लाइन ये, पहला विशेषता इसकी ये है। दूसरा जो गुण होता है इसमें, अगर आप देखेंगे इसको तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो बिंदु है सेंटर पॉइंट, यहाँ से इस वस्तु की ये जो दूरी है, ये दूरी अगर L है तो आप यहाँ देखेंगे अंदर ये जो दूरी होती है ये दूरी भी L होगी। तो कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब वस्तु की जितनी दूरी बाहर है उतनी ही दूरी पर अंदर बनता है। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है उस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के अंदर ठीक उतनी ही होती है, उतनी ही होती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है। अब अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो प्रतिबिंब होता है यह आभासी होता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब होता है यह आभासी होता है ना। और आभासी होने के साथ में, आभासी होगा तो फिर सीधा भी होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो आभासी होने के साथ साथ ये सीधा भी होता है। अगली जो विशेषता अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट, तो ये जो प्रतिबिंब बनता है इसके जो पार्श्व होते हैं, जो पार्श्व होते हैं वह वस्तु के सापेक्ष विपरीत होते हैं। तो पार्श्व का मतलब यहाँ पर क्या है? पार्श्व का मतलब है उसके जो साइड्स हैं। जैसे कि अगर मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा हूँ तो मेरी जो साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अब मैं जब अपने हाथ को उठाता हूँ, कौन से हाथ को? लेफ्ट साइड को। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को उठाऊंगा तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका राइट हैंड आपको उठा हुआ दिखेगा, मतलब जो साइड होती है वो बदल जाती है। ठीक है, तो ये पार्श्व जो होते हैं वस्तु के सापेक्ष विपरीत होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला अगर पॉइंट की हम बात करें तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, तो ये हमेशा आभासी नहीं होता है ना, ये वास्तविक भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए कि जो अगर किरणें, जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो अगर होती हैं तो जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब अभी इसका अगर मैं बना के दिखाऊं इसको अगर आपको, कि अभिसारी के केस में जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि ये आपके सामने समतल दर्पण है और आने वाली जो प्रकाश किरण है अगर वह अभिसारी हुई, अभिसारी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रकाश किरणें जो आकर के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। सपोज ऐसी कोई प्रकाश किरणें अगर आ रही हैं जो किसी एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं तो इनको हम बोलते हैं अभिसारी। और अगर प्रकाश किरणें इस तरह की हुई कि एक बिंदु से फैल रही हैं इस तरह से अलग अलग दिशाओं में, तो इसको हम बोलते हैं अपसारी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के मिलती हैं यहाँ पर कहीं पे, लेकिन बीच में दर्पण आ चुका है, तो दर्पण के आने की वजह से क्या हुआ, ये प्रकाश किरण यहाँ टकरा करके यहाँ पर लौट जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा अभिलंब बनाता हूँ तो ये किधर लौटेगी? इस दिशा में लौट जाएगी। ऐसे ही एक छोटा अभिलंब अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो ये भी इस दिशा में लौट जाएगी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो है कहाँ बनता है, जहाँ दो परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं और यहाँ दो प्रकाश किरणें मिल रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह यहाँ बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों होगा वास्तविक प्रतिबिंब? क्योंकि जो दो प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, परावर्तित प्रकाश किरणें, ये वास्तविकता में मिल रही है, मतलब रियलिटी में मिल रही हैं, मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके पहले वाला जो प्रतिबिंब आपने देखा था उसमें प्रकाश किरणें मिलती दिखाई दे रही थी, मिल नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में मिल रही है। लेकिन एक चीज़ समझो आप कि ये जो प्रकाश किरणें हैं ये जाकर के यहाँ पर तो मिल नहीं रही है, तो ये जो वस्तु है, अब इस केस में ये जो वस्तु है ये वस्तु आभासी है। जब वस्तु आभासी है तो प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक है ना। तो ये हमने समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ गुण धर्मों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होता है गोलीय दर्पण के बारे में। तो ये जो समतल दर्पण से परावर्तन था ये कंप्लीट हो चुका है। गोलीय दर्पण का परावर्तन अब हम शुरू करने वाले हैं।